यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। एक्चुअली फिजियोथेरेपी कितना बेनिफिशियल है और कितनी आसानी से हम, आसानी तो नहीं है, मतलब किस तरह से हम फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स के द्वारा एक पेशेंट को हंसते हुए, वापस सांस लेते हुए, वापस मुस्कुराते हुए दिख सकते हैं। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का आईसीयू के पेशेंट के लिए क्या इसमें रोल है? वेंटिलेटर का पेशेंट जब खुद से सांस नहीं ले पा रहा है तो वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम है उसके जॉइंट्स की मूवमेंट। वही चीज़ अगर आप आईसीयू के पेशेंट में देखिए, वो 4 दिन से उसी स्थिति में है, तो उसकी मसल जो है वो धीरे धीरे खत्म होनी, उनके अंदर के जो फाइबर्स हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। पेन किलर मुझे तो पता है कितनी ज्यादा खतरनाक है। लोगों को ये चीज समझाने के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि पेन किलर छोड़ के अगर वो पैसा फिजियोथेरेपी में लगाएं तो एक्चुअल बेनिफिट दिखेगा या नहीं? तो पेन किलर काम कर रहा है आपके पेन को सप्रेस करने के लिए, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट आपको मूवमेंट कराएगा। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी उस मसल को थोड़ा सा स्ट्रेंथ करके और स्ट्रेच करके उस नर्व को फ्री करेगा। शुरुआत के कुछ दिनों में ही स्ट्रेचिंग वगैरह करके उस मसल को थोड़ा रिलीज करके ये चीज़ें बेटर हो सकती है। वेट ट्रेनिंग करते हुए हार्ट अटैक आया एंड क्या रीजन है कि हमें करनी चाहिए जिम या नहीं करनी चाहिए? लोगों को पता नहीं होता कि उनको पहले से कोई हार्ट की दिक्कत है या नहीं। कई बार हार्ट की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम तभी आते हैं जब हार्ट पर उतना स्ट्रेस पड़ता है। प्रोटीन कितना जरूरी है बॉडी के लिए? दूसरा, एक्सरसाइज कितनी जरूरी है बॉडी के लिए? ये वाले कैमरे में आप मेरी मम्मी को बोल दो कि जो वो वे प्रोटीन आता है उससे एक तो कैंसर नहीं होता। जी प्लीज एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं स्पेशली आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, बट आपको एक्सरसाइज करनी है एंड प्रोटीन ज़रूर लीजिए। एक्सरसाइज ये नहीं है कि चलो आपको आज दर्द था, आपने 1 हफ्ता एक्सरसाइज की, आपका दर्द ठीक हो गया, आपने छोड़ दी। ये एक आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। तो ऐसा दूसरा हार्ट की कोई सर्जरी का या पेशेंट का कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप शेयर करें। कार्डियक सर्जरी है, जो बाईपास सर्जरी होती है, तो बाईपास सर्जरी के बाद के जो पेशेंट्स हैं उनको हम कैसे वापस एक नॉर्मल लाइफ में वापस घर आके कि वो नॉर्मल एक्टिविटीज अपनी कर सकें, उसके लिए हम कैसे ट्रेन करें। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ अभी। तो आज हमारे साथ हैं कनिष्का जी, जो कि हैं एक पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट। तो इनसे देखते हैं किस किस टॉपिक पे हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर कनिष्का जी। कैसी हैं कनिष्का जी? सबसे पहले आप। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं तो बहुत अच्छा, बस धन्यवाद। पहले तो आपने हमें समय दिया और एज अ आप गेस्ट आज हमारे पास आए हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि एक तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रो दे दें और आप अपनी लाइफ में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या कर रही हैं वो ऑडियंस को थोड़ा बता दें। सो फिजियोथेरेपी मैंने स्टार्ट किया था 12th के बाद। एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है फॉर स्पेशली फॉर फिजियोथेरेपी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेडिकल फील्ड का ही एक, मतलब एमबीबीएस के बाद का ही एक कोर्स है, बट जानने पर 12th के बाद जैसे हर कोई सर्च करता है तो उस टाइम मुझे पता चला कि फिजियोथेरेपी इज अ सेपरेट कोर्स। सो मैंने इसमें बैचलर्स किया एंड देन मेरा मास्टर्स जो था वो आईपी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से मैंने किया। मास्टर्स मेरा कार्डियोपल्मोनरी के फील्ड में था, विच वाज रिलेटेड टू हार्ट एंड लंग। एंड इसके बाद अभी मैं पीएचडी भी परस्यू कर रही हूँ। मैंने इसी ईयर स्टार्ट किया है फिजियोथेरेपी में पीएचडी। ओके, नाइस। तो आगे बात चलती रहेगी, लेकिन बच्चों के लिए अगर मैं इसी से सवाल पूछ पाऊँ कि आज की डेट में अगर कोई बच्चा है तो और वो उसको इस फील्ड में जाना है, क्योंकि इस फील्ड में हमने बहुत ही कम लोग देखे हैं या कम डिपार्टमेंट देखे हैं, तो अगर उस बच्चे को इस फील्ड में जाना है तो उसका इस साइड फ्यूचर ब्राइट है? उसको जाना चाहिए या नहीं? अगर उसको जाना है और चाहिए तो क्या चीजें हैं, क्या एक प्रोसेस है कि इस आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो? सो फिजियोथेरेपी के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मेडिकल फील्ड हो। जब आप 12th में पढ़ रहे हैं, 11th-12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, एंड इसके बाद आपको नीट में अपीयर करना होता है टू बी एलिजिबल कि आप फिजियोथेरेपी के कोर्सेज में एडमिशन ले सके। ये दिल्ली के और दिल्ली के बाहर जहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं फिजियोथेरेपी के, उनके लिए ये एक गाइडलाइन है। अच्छा, तो वो इस प्रोसेस से जा सकते हैं, मतलब वही सेम ही है प्रोसेस में, कुछ अलग नहीं है। ठीक। तो एक अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ कैमरा भी, तो आपने बताया कि आपने अपनी लाइफ में जो है हॉस्पिटल में भी वर्क किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, और बहुत सारे पेशेंट्स देखे। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया वो अगर हम हमें बता पाए तो। जब मैंने अपना क्लिनिकल एरिया शुरू किया, क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू की, उस समय कोविड का आना हुआ, तो उस वजह से
कॉलेज टाइम में जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो उतनी नहीं हो पाई, तो मेरा पहला जो इंटर्नशिप के टाइम पे हॉस्पिटल एक्सपीरियंस था, वहाँ मैंने जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल रोहिणी में काम किया 6 मंथ्स के लिए, जहाँ पर मैंने आईसीयू के पेशेंट्स, वार्ड के पेशेंट्स और जनरल ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं इस तरह के पेशेंट्स को देखा। उस समय में भी मेरा जो इंटरेस्ट था वो बना टुवर्ड्स आईसीयू पेशेंट, क्योंकि वहाँ मुझे एक कनेक्शन फील होता था विद द मेन डॉक्टरी फील्ड। तो उससे एक कनेक्ट होने की वजह से मुझे लगा कि हाँ, शायद इस तरह के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए मैं ज़्यादा एफर्ट दे सकती हूँ, यहाँ मेरा एक एक्सपर्टीज बन सकता है। यही एक मेन रीज़न था कि मैंने अपना स्पेशलाइजेशन चूज किया, बिकॉज जब आप आईसीयू के पेशेंट देखते हो तो आप लाइफ और डेथ के बीच में होते हो। वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर करी कि मैं इस तरह के पेशेंट्स को वापस अपने घर जाते हुए, वार्ड में जाते हुए और वार्ड से आगे घर जाते हुए देख सकूं। वो जो एक सेटिस्फैक्शन थी वो शायद मुझे किसी और तरह के पेशेंट को देखने में नहीं आई। तो वो एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जिसमें कि मैंने समझा कि एक्चुअली फिजियोथेरेपी कितना बेनिफिशियल है और कितनी आसानी से हम, आसानी तो नहीं है, मतलब किस तरह से हम फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स के द्वारा एक पेशेंट को वापस हंसते हुए, वापस सांस लेते हुए, वापस मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। कूल। बट इसमें मैं एक छोटा सा पूछूंगा मैं अपने लिए कि जैसे आपने बोला आईसीयू के पेशेंट देखने थे, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का एक क्या रोल होता है? बिकॉज आजकल जनरल ऑडियंस जो है या पब्लिक है, मैं भी, तो हमें लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट तो घर आता है, एक्सरसाइज कराता है और बस दर्द खत्म कर देता है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का आईसीयू के पेशेंट के लिए क्या इसमें रोल रहता है? तो आईसीयू के पेशेंट में बेसिकली जब पेशेंट एक ऐसी स्थिति में है कि वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या शायद वो सांस लेने के लिए या दिल की धड़कन के लिए किसी भी तरह के सपोर्ट पर है, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर पे अगर कोई पेशेंट है, तो वेंटिलेटर का पेशेंट जब खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, शायद उसको कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिनसे कि उसकी बॉडी भी थोड़ी सी रेस्ट में रहे, ताकि उसकी बॉडी को उतना ज्यादा ऑक्सीजन या उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट कंज्यूम ना करने पड़े, जिससे कि उसकी जो डिजीज है, जो बीमारी जिस वजह से वो उस कंडीशन में है, वो बीमारी ठीक हो। वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम है उसके जॉइंट्स की मूवमेंट, उसकी बॉडी की मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बचा के रखना। क्योंकि जब हम काम नहीं करते, आपने भी देखा होगा, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ होता है, क्योंकि हम 7-8 घंटे एक ही पोजीशन में हैं। भले ही ठीक है हम मूव करते हैं, बट हमारी मसल्स बहुत रिलैक्स्ड वे में है। अब वही चीज अगर आप आईसीयू के पेशेंट में देखें, वो 4 दिन से उसी स्थिति में है, तो उसकी मसल जो है वो धीरे धीरे खत्म होनी, उनके अंदर के जो फाइबर्स हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज मेंटेन रहे, एक काम फिजियोथेरेपिस्ट का वो है। दूसरी चीज, जब पेशेंट वेंटिलेटर से सांस ले रहा है तो वो सांस लेने के लिए जो एफर्ट है वो खुद से नहीं लगा रहा, तो वहां उसको हेल्प करना, जैसे जैसे पेशेंट कॉन्शियस होता है उसको मोटिवेट करना, एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको वो सांस लेने में हेल्प कराना, सांस की मसल्स की ट्रेनिंग कराना, ये सब काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। साथ में जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वो बलगम अपने आप से नहीं निकाल सकता, अच्छा, तो उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत रोल रहता है, जिससे कि मूवमेंट के थ्रू एक तो कि पोजीशन हम ऐसी दें जिससे कि वो बलगम जो है वो आसानी से निकल पाए, या हम कुछ टेक्निक्स ऐसी यूज करें जिनसे कि हम उसको इजीली निकाल पाए। क्योंकि जब बलगम अगर आईसीयू के पेशेंट में रहेगी तो वो उसको और बीमार करती जाएगी, तो वो नहीं निकलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है। तो अब आईसीयू में, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी है ये कि अब आईसीयू में कोई पेशेंट है जैसे, तो मतलब उसको आप कैसे एक्सरसाइज कराते हो? मतलब वो तो बेड पे है, और वेंटिलेटर का मतलब होता है, आईसीयू का मतलब है कि वो खुद से, अभी जैसे आपने बोला कि खुद से वो कुछ नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है, या नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि वो हाथ ऐसे करो या पैर ऐसे करो? हाँ, कुछ मूवमेंट्स हम नॉर्मली भी कराते हैं, कि जैसे हैंड की मूवमेंट है तो मुझे हैंड की उसकी स्ट्रेचिंग करानी है, या पैर की स्ट्रेचिंग करानी है, पैर की मूवमेंट करानी है। क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारा दिल, हमारी बॉडी में 2 दिल होते हैं। नहीं, होता तो एक ही है। तो हमारी बॉडी का दूसरा दिल जो है वो हमारी काफ मसल्स में होता है। अच्छा, तो जब हमारी काफ मसल्स मूव करती हैं, वर्क करती हैं, क्यों कहा जाता है हमें चलते रहना चाहिए? ताकि हमारा खून का फ्लो बना रहे। तो जब हम ये मूवमेंट्स कराते हैं पेशेंट को, तो उनके बॉडी में जो खून का बहाव है वो बना रहता है। सीधे लेटे रहने की वजह से जो खून पैरों की तरफ जा रहा है और वापस नहीं जा रहा, मान लीजिए उसका दिल कमजोर है,
जो प्राइमरी दिल है हमारा वो कमजोर है, जिस वजह से खून वापस नहीं आ पा रहा है। तो पैर की मूवमेंट से, सिर्फ पैर की मूवमेंट से हम उसको वापस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह से उन पेशेंट्स में क्लॉट्स का फॉर्मेशन रोकना, उनकी मसल्स को बचा के रखना, उनके जॉइंट्स को बचा के रखना, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल हो जाता है। भाई काफी सही, मेरे को इतना नहीं पता था जनरली, क्योंकि मतलब ऐसे मेरी फैमिली में भी दादी को पैरालाइज हो गया था, तो देन हमने फिजियोथेरेपिस्ट को रखा था, तो वो मतलब पैरालाइज वाली एक्सरसाइज कराता था, उनकी जो लेफ्ट साइड बॉडी वर्क नहीं करती थी तो उधर की ही कराता था, तो मेरे को उतना ही पता है कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। अच्छा, इसी में से ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक किसी ने मुझे बोला था कभी ऐसे ही रैंडम दोस्तों के बीच में बैठ के कि फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम है वो एक तरह से पेन खत्म करने वाला कह सकते हैं। हाँ, कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम जो है वो पेन खत्म करने वाला है, और जो है पेन किलर जो लोग खाते हैं उसका काम भी पेन किलर करने वाला है, पेन खत्म करने वाला है। तो पेन किलर मुझे तो पता है कितनी ज्यादा खतरनाक है, बट लोगों को ये चीज समझाने के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि पेन किलर छोड़ के अगर वो पैसा फिजियोथेरेपी में लगाएं तो एक्चुअल बेनिफिट दिखेगा या नहीं? सो पेन किलर का अगर मैं कंसेप्ट आपको थोड़ा बताऊं, तो पेन किलर काम कर रहा है आपके पेन को सप्रेस करने के लिए। जो पेन आपके दिमाग, हमें पेन कैसे फील होता है? हमें पेन फील होता है जब हमारी न्यूरॉन्स लेकर जा रहे हैं ब्रेन तक। अगर जो पेन किलर है उसका एक बहुत बेसिक काम ये है कि वो उस पेन को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा। बट अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको बैक पेन है, ठीक, किस वजह से हो सकता है बैक पेन? शाटिका की वजह से हो सकता है। ठीक है, वो शाटिका क्यों हुआ? क्योंकि मसल्स के बीच में आपकी शियाटिक नर्व जो है, जो कमर से निकल के पैर तक जा रही है, वो मसल के बीच में दब गई। अब वो क्यों दबी? क्योंकि आप गलत तरह से बैठे थे, या आप बहुत देर तक बैठे थे, या आप बहुत देर तक चल रहे थे, आप एक ही पोजीशन में थे। क्या पेन किलर उसे ठीक कर सकता है? नहीं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट आपको मूवमेंट कराएगा। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी उस मसल को थोड़ा सा स्ट्रेंथ करके और स्ट्रेच करके उस नर्व को फ्री करेगा, जिससे कि आपका रूट कॉज ऑफ पेन जाएगा। पेन किलर आपने आज खाई, आपको आराम आ गया। पेन किलर आपने कल खाई, आपको आराम आ गया। 1 महीने खाई, आराम आ गया। जब आपने पेन किलर छोड़ दी तो 2 काम हुए। एक तो आपका पेन वापस आ गया, और दूसरी बार जब आप उसी पेन किलर को खाएंगे वो उतना असर नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी उस चीज को यूज टू हो गई है। बट अगर आप इसी की जगह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 1 महीना एक्सरसाइज करने के बाद आपका पेन तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाला दर्द भी बच जाएगा। कूल। अभी जैसे आपने साइटिका बोलते हैं, सैटिका, हाँ ओके। तो सैटिका का जैसे एग्जांपल दिया, तो मेरे को भी है, मेरे लेफ्ट पैर में बहुत दर्द आता है कभी कभी। तो और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आई थिंक ये दिक्कत है, और उनको पता भी नहीं कि उनको ये एक इस सैटिका नाम की बीमारी है, इसलिए उनके लोअर बैक पॉइंट और पैर में दर्द होता है। कभी किसी के राइट में भी होता है, किसी के लेफ्ट में भी होता है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहोगे लोगों को कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और किस एज तक इसमें की गई एक्सरसाइज बेनिफिट्स देती हैं, और कितने टाइम तक अगर आप एक्सरसाइज करो तो इससे रिलीफ मिल सकता है? ये पर्सनली आप मुझे भी बता सकते हो। तो क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस तरह की है। ठीक। आपको अगर मान लीजिए पिछले 2 हफ्ते से ये पेन शुरू हुआ है, तो शायद शुरुआत के कुछ दिनों में ही स्ट्रेचिंग वगैरह करके उस मसल को थोड़ा रिलीज करके ये चीजें बेटर हो सकती हैं। बट जहाँ ये चीज क्रॉनिक बन जाती है, तो क्रॉनिक बनने की वजह से अब वो नस जो है वो मसल के बीच में दब गई है, उसे खोलने में थोड़ा वक्त और लगता है। तो नर्व मोबिलाइजेशन टेक्निक के नाम से ये चीजें होती है, जिसमें कि हम उसी नस को जो है वो मूव कराते हैं बाय बॉडी मूवमेंट्स, जैसे कि पैर की मूवमेंट करी या घुटने की मूवमेंट करी, क्योंकि वो नस पूरी आपके जो पैर का अंगूठा है वहां तक जा रही है, और वो दर्द भी वहीं तक जाता है, और बहुत ही पेनफुल दर्द वो रहता है, पेनफुल रहता है वो चीज। तो उसको टारगेट करने के लिए हम उस नर्व को मूव कराते हैं, जिसकी वजह से वो मसल में जहां वो लग के चिपक गई है उसे हम हिलाने की कोशिश करते हैं। अब वो जब नर्व फ्री हो जाएगी तो उसमें वो सेंसेशन, जो एक पेन की सेंसेशन जा रही है, वो कम हो जाएगी। अच्छा, तो इसका मैंने कहीं तो किसी इंटरव्यू में सुना था कि अगर 40 की एज तक आपने एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर लिया तो ये हो सकती है, और उसके बाद इट्स नॉट पॉसिबल उसको ठीक करना, ऐसा भी है कुछ?
आई डोंट थिंक, मतलब जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से तो मैं यही कहूंगी कि एक्सरसाइजेस कैन बी बेनिफिशियल, बट हाँ, जब तक हम पेशेंट को नहीं देखते, हम उसकी हिस्ट्री नहीं जानते, तब तक हम ऐसे कमेंट नहीं नहीं कर कर सकते सकते। इस पे। ठीक, कूल। तो जस्ट एक एडवाइस इसके लिए ये हो सकती है कि लंबी देर तक बैठना अवॉइड कीजिए, और थोड़े थोड़े देर में, जैसे 30-40 मिनट्स के बाद आप एक ब्रेक लेके थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं, जिससे कि जो प्रेशर एक नर्व पे पड़ रहा है वो प्रेशर रिलीज हो जाए और आगे दिक्कत ना बने। ठीक, इसी में कनेक्ट करते हुए मेरे को एक पूछना था कि आजकल मतलब जिम को लेके पूरा एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर किसी को बॉडी बनानी है, हर किसी को जिम जाना है। उसमें हम देखते हैं कि यार आजकल के जो मतलब ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप हैं, फिट रहते हैं, जिम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, और जिम के कैमरे की ही फुटेज इतनी सारी है इंटरनेट पे कि वेट लिफ्टिंग करते हुए, जिम करते हुए, वेट ट्रेनिंग करते हुए हार्ट अटैक आया एंड डेथ। तो क्या रीजन है कि हमें करनी चाहिए जिम या नहीं करनी चाहिए? ये तो हमेशा से ही क्वेश्चन रहा है, जिम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा मेरा ये पूछना था कि क्या या सिर्फ योगा और ये नॉर्मल जो घर वाली एक्सरसाइज होती है ये करनी चाहिए? देखिए, जिम कीजिए, जिम करने में कोई बुरी चीज नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है, आपकी बॉडी की लिमिट कितनी है उसे जानिए। जैसे कि जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, बहुत वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो जोश जोश में आके ज्यादा वेट उठा लिया, जिस वजह से इंजरी हुई, क्योंकि बॉडी अडेप्ट नहीं हुई हुई है उस वेट को उठाने के लिए। मान लीजिए आपकी लिमिट है कि आप 80 किलो उठा सकते हैं, लेकिन आपको किसी ने चैलेंज किया, या आप मान लीजिए आपने किसी की देखा देखी में सोचा कि नहीं आज तो मैं 120 किलो उठाऊंगा, और वो उठाने के लिए आपने जोर लगाया, जिसकी वजह से आपकी बैक की मसल कोई इंजर हो गई, या आपकी कोई बोन में फ्रैक्चर हो गया, या कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक तक भी आ सकती है ये चीज। तो एक तो है कि अपनी लिमिट से ज्यादा करना एकदम से, जिसके लिए बॉडी अभी रेडी नहीं है। इसीलिए हमें जिम में भी एक सलाह दी जाती है कि आप ग्रेजुअली अपने आप को इंक्रीज कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि किसी दिन आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप थोड़ा कम कर लीजिए। उसको एक सेटबैक की तरह ना देख के एक ऐसा समझना चाहिए कि हाँ, हम 2 कदम पीछे आए हैं तो शायद कल हम 4 कदम आगे भी जाए। तो एक ये चीज है। दूसरा, लोगों को पता नहीं होता कि उनको पहले से कोई हार्ट की दिक्कत है या नहीं। कई बार हार्ट की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम तभी आते हैं जब हार्ट पर उतना स्ट्रेस पड़ता है। तो जब आप जिम कर रहे हैं, जब आप एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब हार्ट पर वो स्ट्रेस पड़ा और उसके सिम्टम आए। हो सकता है वहां पर आप सिर्फ बेहोश हुए और उसके बाद आपने चेकअप वगैरह कराया तो चीजें पता चल गई, और कई बार वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हार्ट अटैक तक पहुंच जाती है चीज। तो जानना, खुद का एक हेल्थ असेसमेंट करना बिफोर स्टार्टिंग जिम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि हाँ, मेरे हार्ट की इतनी कैपेसिटी है, मेरे लंग्स की इतनी कैपेसिटी है, मेरी मसल्स इतना काम कर रही हैं आज, और आज से मैं इस चीज के लिए शुरू करना चाहता हूँ। तो ये एक असेसमेंट जिम जाने से पहले इम्पॉर्टेंट है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक बहुत ही अच्छे वे में दे सकता है। क्योंकि हम लोग एक मेडिकल वे में इस चीज को देखेंगे। वहां हम, अब अगर आप जिम जाने से पहले आपको सब चीज पता है, तो आपको पता है कि आपको किस जगह फोकस करना है और कहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा बच्चों के दिल में छेद होता है। हाँ, कुछ बच्चों के पैदा होते वक्त अच्छा, दिल हाँ, में मेरे को छेद ना होता उसका है। भी नहीं पता, सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको, बट दिल में छेद वाला भी एक बार आप ना बताना कि वो क्या चीज होती है, कैसे होता है वो भी एक बार। हाँ, तो कभी कभी जब बच्चा माँ की कोख में होता है, तब डेवलपमेंट के टाइम पे हार्ट में एक कनेक्शन होता है हार्ट के ही चेम्बर्स के बीच में। जैसे दिल के 4 चेम्बर्स होते हैं, उनके बीच में कुछ कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि जब बच्चा पेट में है तब वो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से और सांस लेके नहीं ले रहा है, वो मदर के खून से ले रहा है। तो मदर के खून से आने वाला ब्लड जो है वो हार्ट में मिक्स होता है। जो हमारा कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है और ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो मिक्स होता है ताकि बच्चा आराम से सांस ले सके। लेकिन जैसे जब वो पैदा होता है तो उसे सांस जो है वो लंग से लेनी है, तब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वहां जो सांस है वो लंग से आने की वजह से वो एक छेद जो है वो बंद होना शुरू होता है जब बर्थ होना है। अगर वो छेद वहां बंद नहीं होता तो इसको हम एक कंजेनाइटल एनोमली के नाम से जानते हैं, जिसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं।
इस केस में क्या होता है कि जैसे अब क्योंकि वो छेद खुले होने की वजह से जो ज्यादा खून वाला ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून है और जो कम ऑक्सीजन वाला खून है ये आपस में मिलते हैं, तो जो एक मिलने के बाद जो खून बना उसमें शायद जितना ऑक्सीजन हमारे खून में है उतना उसके खून में ना हो, तो मसल तक उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, जिस वजह से उनकी एक्सरसाइज करने की जो कैपेसिटी है, फिजिकल एक्टिविटी करने की कैपेसिटी है, वो थोड़ी कम होती है। ठीक। अगर ये चीज बच्चे को हम यूजुअली जब तीसरी चौथी क्लास तक बच्चा खेलना कूदना शुरू करता है और ऐसा महसूस होता है कि बच्चा थोड़ा जल्दी थक रहा है, बाकियों के कंपैरेटिवली शायद रेस में धीरे चल रहा है या उसको थकावट बहुत जल्दी हो रही है या वो नीला पड़ जा रहा है, तो इन चीजों को हम तब इवेलुएट करते हैं मेडिकली। और यही चीज जैसे किसी किसी में अगर कोई बहुत ही छोटा छेद है तो वो शायद उस एज तक भी नहीं पता चले और वो 17-18 की एज में भी पता चल जाता है, तब ये चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। अभी ना मतलब एक चीज बहुत चल रही है, पेरेंट्स को कन्विंस करना कि उनके लिए उस एज में, अभी जैसे मेरे पेरेंट्स हैं और बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे इससे, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं तो अब वो 40 को जो है क्रॉस कर रहे हैं काफी, मतलब नहीं आई थिंक 45 को भी क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको कन्विंस करना कि प्रोटीन जो डब्बे आते हैं प्रोटीन, ठीक है, वे प्रोटीन जिसको बोलते हैं, प्रोटीन कितना जरूरी है बॉडी के लिए, दूसरा एक्सरसाइज कितनी जरूरी है बॉडी के लिए, बिकॉज उनको मैंने एक बार ना पेपर और पेन लेके समझाने की कोशिश करी कि ये बोन होती है और बोन्स के ऊपर मसल होती है, मसल जो है बोन की स्ट्रेंथ बनती है, ठीक बोला मैंने। अब उनको समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि प्रोटीन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे कैंसर नहीं होने वाला, तो वो अगर एज अ डॉक्टर आप बोल दें तो शायद मेरे और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो है समझ जाएं। तो देखिए जैसे जैसे बॉडी एज करती है, एज के साथ बोन लॉस होता है, मसल लॉस होता है, ये जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हमारी शरीर पुराना होगा तो ये सब होगा, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम उस लॉस को कितना डिले कर पाते हैं। वो डिले जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज एंड प्रोटीन। एक्सरसाइज क्या करती है, जब एक्सरसाइज एक इंसान करता है तो मसल के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ रहा है, उस स्ट्रेस में मसल टूटती है, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज आप काम कराएं तो वो चीज घिसेगी टूटेगी। अगर उस घिसने टूटने के बाद उस मसल को रिपेयर का वक्त ना दिया जाए और उसको रिपेयर करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दिया जाए, जो कि क्या है हमारा प्रोटीन, तो वो प्रोटीन जब उस मसल को मिलता है और एक रिकवरी टाइम मिलता है, उसके बाद जो मसल है वो ग्रो करना शुरू करती है। और मेंटेनेंस के लिए भी प्रोटीन डाइट में बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि जितना आपका वजन है, जितना किलोग्राम में आपका वजन है, उतना आपको ग्राम में प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। तो ये एक मेट्रिक है जो हमें ध्यान रखना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए अपने पेरेंट्स को भी और अपनी एज ग्रुप के लोगों को भी, क्योंकि जिस तरह की हमारी डाइट है हम लोग प्रोटीन उतना ज्यादा बिल्कुल एक नॉर्मल डाइट में नहीं ले रहे हैं। जिम जाने वाले शायद थोड़ा अवेयर हैं इस चीज को लेके, बट नॉर्मल पॉपुलेशन में भी, एडल्ट्स में, यंगस्टर्स में प्रोटीन की जो एक धारणा है वो यही बनी हुई है कि जो जिम जा रहा है उसको प्रोटीन चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति को भी अपनी डाइट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हम जो नॉर्मल एक्टिविटी भी कर रहे हैं उसमें भी हमारी मसल पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है और उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन इम्पोर्टेंट है। ये वाले कैमरे में आप मेरी मम्मी को बोल दो कि जो वो वे प्रोटीन आता है उससे एक तो कैंसर नहीं होता और दूसरा उनके लिए कितना जरूरी है इस एज में, उनके ये जॉइंट्स जो है ना घुटने में इतना पेन रहता है और लोअर बैक में, तो वो बिल्कुल नहीं मानती हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इस वाले कैमरे में उनके लिए बोल दो। तो आंटी जी प्लीज एक्सरसाइज कीजिए, अगर आपको जरूरत है तो मैं स्पेशली आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, बट आपको एक्सरसाइज करनी है एंड प्रोटीन जरूर लीजिए। प्रोटीन से आपकी जो एक्सरसाइज के बाद ग्रोथ होनी है, जो एक्सरसाइज के बाद हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम थक जाएंगे, हमें दर्द होगा, बट अगर आप प्रोटीन लेंगी और आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगी तो वो दर्द आपका कम ही होगा और आपकी मूवमेंट बढ़ेगी, फिर आप अच्छे से भाग पाएंगी। ठीक, काश अब वो समझ जाएं। सो आगे मतलब था तो मेरे पास काफी कुछ पूछने को, बट ऐसे ध्यान नहीं है, बट एक चीज मुझे पूछनी थी। अगर आपने प्रखर गुप्ता का एक पॉडकास्ट है प्रखर करके,
एक क्रिएटर है, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट करता है। उसके पॉडकास्ट पे एक कॉमेडियन आया था जो कि डेंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने उस पॉडकास्ट में बोला कि डॉक्टर को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक वो एज अ डेंटिस्ट हैं, तो वो अपनी एक स्टोरी सुना रहे थे कि उनके क्लिनिक पे लोग आते हैं और डॉक्टर से डिस्काउंट मांगते हैं कि हमें डिस्काउंट दे दो। तो बोलते हैं कि यार मतलब और अगर आप उनको डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो वो मतलब काफ़ी हार्श और बदतमीजी कि ऐसे कैसे तू काम नहीं करेगा मेरा, मतलब इतनी बदतमीजी। उन्होंने अपनी अपनी एक स्टोरी सुनाई और मुझे वो स्टोरी सुन के ऐसा लगा कि यार बहुत सारे लोगों के साथ होगी ये प्रॉब्लम। तो जैसे आपने हॉस्पिटल में वर्क किया है, ठीक है, और आपने बहुत तरह के पेशेंट देखे होंगे, बहुत तरह के लोगों से मिले होंगे, तो क्या सच में ऐसा एक्चुअल लाइफ में देखने को मिलता है कि लोग डॉक्टर को रिस्पेक्ट नहीं करते या उनसे इस तरह से बात करते हैं? होता है ऐसा? हाँ, ऐसा होता है, बट पर्सनली मेरा अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है थैंकफुली। बट हाँ, मैंने अपने सीनियर्स के साथ ऐसा होते देखा है कि जब पेशेंट के साथ कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है हमारी थेरेपी का, तो पेशेंट बहुत डिसहार्टेंड हो जाता है और फैमिली की तरफ से थोड़ा प्रेशर आने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, या ऐसा लगता है कि 2 दिन में पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा है। जबकि इस चीज को समझना चाहिए कि फिजियोथेरेपी एक चलते रहने वाला प्रोसेस है। एक्सरसाइज आपको एकदम से उतना बेनिफिट नहीं देगी जितना वो एक लॉन्ग रन में देगी, और इस चीज को आगे लेके अपने साथ रखने वाली चीज है। एक्सरसाइज ये नहीं है कि चलो आपको आज दर्द था, आपने 1 हफ्ता एक्सरसाइज की, आपका दर्द ठीक हो गया, आपने छोड़ दी। ये एक आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। आप जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, शायद अब ठीक है आपका दर्द खत्म हो गया, आप मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज कीजिए। WHO की गाइडलाइंस हैं जो ये कहती हैं कि हमें 1 हफ्ते में 75 मिनट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या फिर 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए एज एडल्ट्स। एल्डरली पॉपुलेशन में टाइम थोड़ा कम हो जाता है, बट अगर हम 150 मिनट देखें तो 150 मिनट है आपका 5 दिन में 30 मिनट। सो एक दिन में सिर्फ आपको 30 मिनट निकालने हैं एक्सरसाइज के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग रही हूँ आपसे, सिर्फ 30 मिनट आपके दिन के, जिसमें कि आप अपनी बॉडी के लिए, मेरे लिए नहीं, हाँ, वो कि अपने हमारे लिए है वो। अपने लिए आप 30 मिनट निकालिए और अपनी फिटनेस की तरफ बढ़िए। कूल। बट क्वेश्चन मेरा ये था कि डॉक्टरों को फेस करनी पड़ती है या नहीं बदतमीजियां लोगों की? करनी तो पड़ती हैं। देखिए, अब हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, बट हाँ, ये चीज एक बारी को आती है कि हाँ, अगर पेशेंट के साथ कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हमें देखने को मिल रही है तो पेशेंट की फैमिली उस तरह से रिएक्ट करती है। ठीक ठीक ठीक। बाकी एक मेरे दिमाग में था अभी स्टार्ट होने से पहले रिकॉर्डिंग, हम ऑफ कैमरा जब आप बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि लंग्स और हार्ट के पेशेंट जो है आपने काफी देखे हैं। तो जैसे अभी वो आईसीयू वाला मैंने पूछा था कि उसमें क्या रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में ये भी क्यूरियोसिटी थी कि लंग्स और हार्ट तो मतलब या तो सर्जिकल वाले डॉक्टर का काम हो गया है ना, या फिर हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, तो उसमें मतलब लंग्स की कोई बीमारी है तो उसमें क्या काम है फिजियोथेरेपिस्ट का? सो लंग्स की सबसे अभी जैसे हमने कोविड देखा, कोविड के दौरान भी और कोविड के बाद भी जो कोविड के साइड इफेक्ट्स रहे, उसमें ये रहा कि लंग्स जो थे वो लोगों के फाइब्रोस हो गए, यानी कि अकड़ गए। लंग का काम क्या होता है? लंग एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि आप सांस आराम से ले पाते हैं। अब जब लंग वो अकड़ गया है तो सांस लेने की कैपेसिटी लोगों की कम हो गई है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो कम सांस आ रही है उसके साथ हम उस व्यक्ति को जीना सिखा सकते हैं कि कैसे आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को बिना अपने लंग्स पे स्ट्रेस दिए आगे कर मतलब सकते एक सेकंड, मतलब जैसे आपने बोला कि लंग्स फ्रीज हो गए, सॉरी क्या वर्ड यूज, फाइब्रोस हो गए। हाँ, फाइब्रोस हो गए, तो वो ठीक नहीं होता फिर उसके बाद वो वही साइज में रहेगा। जैसे मतलब पूरा लंग नहीं, जैसे लंग का कुछ हिस्सा जो है वो फाइब्रोस हो गया, जिससे कि उतने, जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 लीटर सांस ले रही हूँ, तो वो इंसान अब शायद 1.5 लीटर या 1 लीटर ही सांस ले पा रहा है। इस तरह का एक इफेक्ट हमें कोविड के बाद देखने को मिला। अब जो जितना ऑक्सीजन मेरे पास आ रहा है उतना ऑक्सीजन उस व्यक्ति के पास नहीं आ रहा। अच्छा, इसको सॉरी मैं रुकूंगा, इसको अगर हम ऐसे घर पे चेक कर सकते हैं खुद से
कि ऐसा कुछ है या नहीं, ऐसा कुछ? हाँ, हम ब्रेथ काउंट कर सकते हैं, हाँ, जैसे हाँ। कि आप एक सांस में कितने तक गिनती कर सकते हैं। तो एक वो बार एक सांस एक करने के बाद? सांस हाँ, लेकर हाँ, हाँ, आप, हाँ, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो हम सांस नहीं ले रहे हैं, हाँ, 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 तो आप कितनी गिनती कर सकते हैं एक सांस में, वो एक मेजर होता है, एक बहुत सिंपल मेजर है कि आपकी लंग की कैपेसिटी कैसी है। तो अगर आप 40 तक गिन पा रहे हैं और कोई और इंसान 60 तक गिन पा रहा है, तो इस तरह से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कैसी आपकी तो एक कैपेसिटी है। सेफ नंबर को कौन सा है? नहीं, ऐसा कोई सेफ नंबर अच्छा। नहीं है, ये आपकी एज, हाइट, वेट, ठीक, बॉडी के साइज, उस सब सारी चीजों से डिफाइन करती है। ठीक, ठीक, ठीक। तो आप बोल रहे थे वो उन पेशेंट्स का फिर आपने देखने को मिला बहुत ज्यादा? जैसे कोविड के बाद हमें ये चीज देखने को मिली कि पेशेंट्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो गई है, जिस वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक्सरसाइज तो चलिए दूर की बात है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज ही शायद ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ या फिर बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो एक ऐसा ही केस मैंने देखा था जिसमें कि उस पेशेंट को 3 लीटर ऑक्सीजन के बिना वो चल नहीं पाते थे। अगर वो बैठे हैं तो उनका सैचुरेशन जो हम ऑक्सीजन का चेक करते हैं वो ठीक आ रहा है, लेकिन जब वो चलते हैं तो वो डाउन होता है, जिसके लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो उस पेशेंट में भी हमने यही देखा कि जब हमने उनको बैठकर एक्सरसाइजेस करानी शुरू की, तो एक्सरसाइजेस से क्या हुआ, आपकी मसल की एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी यानी कि कम ऑक्सीजन में भी अब वो मसल थोड़ा बेहतर काम कर पा रही है। तो अगर मसल में फाइबर ज्यादा होंगे, मसल बिल्ड होगी, तो उसके साथ साथ हम उस पेशेंट में चलना फिरना, मूवमेंट्स करना, ये सब चीजें आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी कम लंग कैपेसिटी के साथ भी। तो धीरे धीरे करके उनका वो जो 3 लीटर से हम 1 लीटर के सपोर्ट पर आ गए थे, तो वो एक काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला, जिसमें कि उनकी डेली एक्टिविटीज इम्प्रूव हुई। अभी तक वो ब्रश करने के लिए भी खुद से उठ के नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब वो बेटर हुआ वो चीज उनका। तो एक्सरसाइज का रोल सिर्फ दर्द में या सिर्फ जिम करने में नहीं है। एक्सरसाइज आपको जिंदगी की तरफ लेकर जाती है, वो एक रोल है जो कि एज अ हार्ट एंड लंग फिजियोथेरेपिस्ट मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, और जो मुझे आज भी इंस्पायर करता है। तो जैसे अभी आपने मेरे को वो अंकल जी के बारे में बताया, ऐसे ही हार्ट आप बोल रहे थे कि लंग्स और हार्ट है, तो ऐसा दूसरा हार्ट की कोई सर्जरी का या पेशेंट का कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप शेयर कर सकते हो? जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो वहाँ पर हम लोग का काम होता था जो कार्डियक सर्जरी यानी जो बाईपास सर्जरी होती है, तो बाईपास सर्जरी के बाद के जो पेशेंट्स हैं उनको हम कैसे वापस एक नॉर्मल लाइफ में वापस घर आके कि वो नॉर्मल एक्टिविटीज अपनी कर सकें, उसके लिए हम कैसे ट्रेन करें। तो जब पेशेंट सर्जरी के बाद वापस आता है तो एनेस्थीसिया के इफेक्ट में सर्जरी की जाती है, जिससे कि पूरी बॉडी, सारी मसल्स जो हैं, हार्ट आपका, लंग, कोई भी काम नहीं कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी में। तो सर्जरी के बाद वापस से उनको एक नॉर्मल वर्किंग में लाना, उनको वापस से ट्रेन करना, वो काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का रहता है। तो सर्जरी के तीसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन, जैसे कि पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट को, तो तब उसको चलाया जाता है। तो चलाने का काम जो पहले कदम जो पेशेंट रखता है आफ्टर द सर्जरी, वो काम भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। तो इन पेशेंट्स में मूवमेंट को प्रायोरिटाइज करना, उनको वापस अपनी एक्टिविटीज में लाने का काम जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है। साथ ही साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जब पेशेंट एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है तो उसकी लंग्स वर्क नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लंग्स में कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जैसे जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, उनको चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिससे कि वो वापस से अपनी जो ब्रीदिंग है वो रिगेन कर सके अपनी एक नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए। कूल, काफी इंटरेस्टिंग जॉब है। तो ऐसे एक पेशेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो उनका कुछ गैस्ट्रिक इशू हुआ था, जिस वजह से कि वो चल नहीं पा रहे थे। तो जैसे जो हमारा तीसरे दिन का एक माइलस्टोन रहता है कि हमें तीसरे दिन पेशेंट को वॉक कराना है, तो उनका 5वां 6वां दिन भी आ गया था, बट वो अभी वॉक नहीं कर पा रहे थे। तो उनको मोटिवेट करना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो वहाँ हम सब ने एज अ टीम वर्क किया विद डॉक्टर्स, विद द नर्सेज, कि हम कैसे उस पेशेंट को वापस मोबिलिटी पे ला सकें। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था कि वो अंकल बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी
और उस तरह के थे। उन एक सकपकाहट रहती है इंसान को, क्योंकि जब आप सर्जरी से बाहर निकलते हो तो ऐसा कहा जाता है कि अब आप आराम करो, हाँ हाँ आप चलो फिरो मत, कि ज्यादा एक्सर्शन मत लो। हाँ बट वो एक्सर्शन एक लिमिट तक उनके लिए यूजफुल भी है, ताकि वापस से वो हार्ट जो है वो अपनी वर्किंग पे आ सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी जॉब है। काफ़ी कुछ नहीं पता था मेरे को इस डिपार्टमेंट और फिजियोथेरेपी डॉक्टर के बारे में, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। और ऐसे ही एक मेरे पास क्वेश्चन था, जैसे मेरी फैमिली में भी काफ़ी सारे डॉक्टर हैं, तो वो नाना प्रकार के रिसर्च आई थिंक करते हैं पढ़ते टाइम या डॉक्टर बनने के बाद भी रिसर्च करते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी रिसर्च करता है या इस डिपार्टमेंट भी रिसर्च होती है तो किस किस टॉपिक पे किस किस तरह की रिसर्च होती है, वो अगर आप बताना चाहें। तो फिजियोथेरेपी या इनफैक्ट किसी भी, अगर आप हेल्थ साइंस की बात करें या किसी भी फील्ड की बात करें, तो रिसर्च बेसिकली नई नॉलेज को लाने का एक जरिया है। हाँ हाँ हम कुछ, हमारे मन में कोई सवाल है तो उस सवाल का जवाब ढूंढने जब भी हम निकल रहे हैं तो हम एक रिसर्च कर रहे हैं। अगर मुझे भी आज देखना है कि हाँ मुझे शाम को कहीं जाना है, तो मुझे कहाँ कहाँ जाना है, मैं सारे ऑप्शंस देखती हूँ, उनमें से छांटती हूँ, वो भी एक रिसर्च है। तो इसी तरह से फिजियोथेरेपी के फील्ड में जो भी नई टेक्निक्स आती हैं, कोई किसी ने नई टेक्निक ढूंढी, उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो पेशेंट्स पर अप्लाई करने से पहले उसे जांचा जाता है कि क्या ये असल में बेनिफिशियल है, इसका कोई फायदा है या इसका कोई नुकसान है। तो उसको, वो परख के लिए हम रिसर्च को यूज करते हैं। तो मैंने अपने मास्टर्स के दौरान एक रिसर्च की थी, जिसमें कि मैंने सांस की एक्सरसाइज से सांस की मांसपेशियों की ट्रेनिंग करा के उनको स्ट्रॉन्ग करके, जो पेशेंट्स पैरालाइज्ड होते हैं छाती से नीचे या कमर से नीचे, उनमें किस तरह से हम बैठने का बैलेंस ट्रेन कर सकते हैं। इस तरह वो, शायद जब मैंने अपने सीनियर से बात की या जब मैंने टीम के आगे ये टॉपिक रखा, तब भी मुझे काफी सुनने को मिला कि आप सांस से बैठने को कैसे कनेक्ट कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज थी, जो शायद उस टाइम पर बताने में भी वही था कि जब पता चली तो वो बहुत सिंपल निकली। तो जब हम अगर हम कोर की बात करें, हमें बैठने के लिए, अगर मुझे बिना सहारे के बैठना है, तो बिना सहारे के बैठने के लिए मुझे अपने पेट की मसल्स, जो मेरे पेट में आगे की तरफ पीछे की तरफ मसल्स हैं, उनको इस्तेमाल करना है। ठीक। उनके साथ साथ हम भूल जाते हैं कि एक मसल ऊपर और एक मसल नीचे भी है। हाँ हाँ ऊपर हमारा डायफ्राम है जो हमारी सांस लेने में हेल्प करता है, और नीचे हमारा पेल्विक फ्लोर है जो हमारे सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। तो जो डायफ्राम हमारा मसल है, उसका हमने एक रोल पढ़ा कि वो बैठने में काम करता है, और दूसरा वो सांस में हमारी हेल्प करता है। तो जो पेशेंट्स पैरालाइज्ड होते हैं कमर से नीचे, उनमें भी डायफ्राम मसल में पावर है, लेकिन उनके पीठ की और पेल्विक फ्लोर की मसल्स में पावर नहीं है, जिस वजह से उनको बैठने में दिक्कत होती है, बैठने का बैलेंस उनका खराब रहता है। ठीक। तो जब हमने डायफ्राम मसल को ट्रेन कराया, उसकी ट्रेनिंग की वजह से एक कंपोनेंट जो हमारे कोर का था उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया, और इस स्ट्रेंथ की वजह से वो अपना बैठने में थोड़े बेहतर हुए, हो पाते हैं। उनका स्ट्रेंथ जो है, उनका बैलेंस जो है वो इम्प्रूव हुआ। तो ऐसा करने में बहुत सारे लोगों से मैं मिली, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया। तो वहां पर भी अभी तक मैंने इस तरह के पेशेंट्स नहीं देखे थे जब तक मैंने ये रिसर्च नहीं की थी, तो मेरे लिए भी सब चीज़ नई थी। तो वो अलग अलग तरह से बताते कि किस तरह उन्होंने हेल्थ अपना, किस वजह से उनको इंजरी हुई, कैसे वो उस चीज़ से निकले, सर्जरी का क्या रहा, सर्जरी के बाद उन्होंने कैसे कैसे एक्सरसाइजेस की। तो ये सारी चीज़ें भी जानने को मिली, और कैसे लाइफ आपकी एकदम से चेंज हो जाती है ऐसे किसी एक्सीडेंट के बाद या ऐसी किसी बीमारी के बाद। तो वो एक बहुत ही नॉलेज गेन करने का एक्सपीरियंस था। काफ़ी सही। तो अभी तक आपने जैसे काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे हैं और अब आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, तो इस बीच में जैसे अब आप पढ़ा रहे हैं, तो उस पर थोड़ी अगर मैं बात करना चाहूँ तो यूनिवर्सिटीज़ में कभी कोई चैलेंज ऐसा आया है कि यार पेशेंट्स ही ज़्यादा सही थे देखने या फिर पढ़ाना ज़्यादा सही है, ऐसा इसमें अगर आप डिफरेंस बता पाएँ तो क्या चीज़ सही थी? देखिए, पेशेंट्स देखने में जो सेटिस्फैक्शन है उसको आप कहीं किसी भी चीज़ से मैच नहीं कर सकते। जब आप एक पेशेंट को वापस चलता हुआ देखते हो, या जब उसकी
वेंटिलेटर से उसको निकलते हुए देखते हो, वो वापस आपसे बात कर रहा है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन अनमैच्ड है, उसको आप कहीं कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है और चीज़ें बदलती हैं, तो टीचिंग मेरी लाइफ में बहुत शुरू से था, बचपन से ही शौक था। पेरेंट्स ने भी बोला कि हाँ ठीक है, अच्छा फील्ड है, कर सकते हैं। तो ट्यूशंस वगैरह स्टार्ट किए और उससे एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हाँ, पढ़ाना और समझाना ये चीज़ मैं कर कर सकती हूँ। सकते हो। तो इसीलिए मैंने टीचिंग का फील्ड अभी स्विच किया और अभी तक तो मुझे काफ़ी रिवॉर्डिंग लग रहा है। अच्छा लगता है कि हाँ, लोग सुनते हैं और समझते हैं, और जो मेरे अंदर जो एक ज्ञान है वो मैं बांट पा रही हूँ, जो एक नॉलेज है वो मैं किसी को दे पा रही हूँ। शायद वो मेरे अंदर रहती तो वो क्या ही होता उसका। तो वो और फिर जब बच्चे सवाल करते हैं कि मैम ऐसे ना हो कि ऐसे करे तो, या ऐसे क्यों होता है, तो वो सब सवालों से एक जिज्ञासा मेरे मन में भी जागती है कि मैं भी शायद इसको थोड़ा और देखूं कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसे इसकी जगह क्या कर सकते हैं। तो वो सब भी बहुत एक अच्छा लगता है करने में। कूल। और बाकी वैसे एज अब बाय प्रोफेशन तो आप डॉक्टर हैं ही, आप अब टीचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एज अ हॉबी सबकी होती है, खाली टाइम में आप क्या करते हो क्या नहीं, वो थोड़ा आप बता सकते हो हमें, इंटरेस्टिंग चीजें। तो बेसिकली मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, तो अच्छा, पुराने किस गाने, किस टाइप का सुन लेते हो? पुराना? मैं पुराने गाने ज्यादा अच्छा। सुनती हूँ, या जो गाने थोड़े पोएट्री बेस्ड होते हैं, तो जैसे गजलें हो गई या नज्म होती हैं, हाँ। उस तरह का म्यूजिक मुझे पसंद है, सॉफ्ट और कुछ उस तरह फेवरेट का गजल हो म्यूजिक। कोई? फेवरेट गजल अभी जो मैंने रिसेंट सुनी है तो वो है इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन अच्छा, सोचों में तुम रहते हो। क्या बात है। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मतलब अभी रिसेंटली में वही एक गजल थी जो मैं शायद यहाँ पहुंचने से पहले भी मैं वही सुन रही थी। अच्छा, तो मतलब जैसे गजल वगैरह लिखते हो तो मतलब वैसे लिखने का भी शौक है आपको थोड़ा बहुत? मैं पोएट्रीज लिखती थी, अब तो खैर थोड़ा कम हो गया है, बट हाँ, मैंने कुछ पोएट्रीज लिखी है जो मुझे बहुत पसंद भी है और मैं लिखती हूँ। सुना दो फिर तो कैमरे पे। अच्छा, आप डायरी भी लाए हो? भाई तैयारी से हैं पूरा। तो ये जो पोएट्री है इसका टाइटल है मर जाऊं या चाय पी लूं। मुझे चाय बहुत पसंद है, तो Cool. उससे ही दिस ये दिस एक दिस पोएट्री इंस्पिरेशन फॉर है। चाय लवर्स। उसी से ये इंस्पिरेशन आई कि मर जाऊं या चाय पी लूं, खुद से सवाल कर लूं या खुद ही जवाब बन जाऊं, तेरी खुशियां पहचान लूं या तेरे गम का घूंट पी जाऊं, तेरी वफा को सराहूं या तेरी बेवफाई के किस्से बांट जाऊं, उन रास्तों पर जाऊं या मुंह मोड़ लूं, तुझे याद करूं या भूल जाऊं, राह का कांटा रहूं या मरहम बन जाऊं, तेरे इश्क की फजीहत करूं या राजदान बन जाऊं, तेरे बज़्म की खुशबू बनूं या रूह की अंगड़ाई बन जाऊं, सलाहकार बनूं या बेनिशां हो जाऊं, तेरी कुर्बत का क्या मैं एक पल बन जाऊं, क्या बात है, क्या बात है, तेरी क्या मुस्कुराहटें निहारूं या दर्द पहचान जाऊं, तेरे आसमां का चांद भले ही कोई हो, क्या मैं एक प्यारा सा तारा बन जाऊं, तुझ पे यूं ही मरता रहूं या हर पल में जी जाऊं, तेरा खामोशी से इंतजार करूं या अपना किस्सा सुना जाऊं, इम्तिहान बनूं या सरल सा एक हल बन जाऊं, इबादत करूं तेरी या इनायत बन जाऊं, तुझसे बात करूं या तेरी ही बात बन जाऊं, खत लिख कर तुझे क्या पैगाम भेज जाऊं, है मुलाजिम कि मैं तेरी फरियाद बन जाऊं, क्या तो कह दूं या चुप रहूं, क्या मर जाऊं या चाय पी लूं। चाय बनाओ भाई। क्या बात है सर, क्या बात है। तालियां हो जाएं डॉक्टर कनिष्का जी के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें जानने को मिली, बहुत कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी, और जैसा कि मैंने कोशिश करी कि शायद मेरी मम्मी अब समझ जाएं कि उनके लिए एक्सरसाइज और प्रोटीन कितना ज़रूरी है। और लास्ट में मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ कि वो मुझे कुछ कहना चाहें या मुझसे कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं, या कहना चाहती हैं तो वो भी कह सकती हैं। तो हम चाय पे कब चल रहे हैं? चाय अभी बनने गई है। हम यहीं पी लेंगे चाय। बस बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, अपनी बातें शेयर करके, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अब नई जनरेशन आ रही है उसको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बात कहने का, अपनी कोई है सुनने वाला, तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। अरे बस थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आपने हमें समय दे दिया अपना। और फिर कभी भाई
समय मिला तो जरूर बैठेंगे दोबारा और टॉपिक्स पे और चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे। हम अगली बार के लिए आपका नाम अपनी लिस्ट में लिख लेते हैं और लगभग 10-20 पॉडकास्ट बाद आपको फिर बुलाएंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर बातचीत चलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। और डॉक्टर कनिष्का जी का आने के लिए एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद।